Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, Sweet Sanu, and you are watching Sanu Nonstop. So guys, finally again I'm back with another amazing video जिसकी जो है वो क्या कहते हैं चर्चा या रूमर्स हो या बहुत ज्यादा लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं कि भाई जो है वो चंद्रयान 3 जो है वो इंडिया की तरफ से जो है वो एसरो ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जा चुका है 2-3 दिन पहले ये जो है वो लॉन्च हो चुका है। एसरो ने कर दिया चंद्रयान 3 को लॉन्च और इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजों की जो है वो मेरे माइंड में कंफ्यूजन थी, मुझे इसके बारे में फुल स्टोरी पता ही नहीं थी। तो बहुत ज्यादा लोग जो है मुझे इसके ऊपर रिएक्शन के लिए बोल रहे थे, तो मैंने कहा बाकी की बातों के ऊपर तो बाद में रिएक्शन देंगे कि लाइव क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, लेकिन पहले जो है मुझे इसकी स्टोरी के बारे में जानना है। तो फुल स्टोरी जो है गेट सेट फ्लाई साइंस के चैनल से ये मैंने वीडियो ली है, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। इसके ऊपर आज रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। और बीइंग अ पाकिस्तानी जो है मुझे इस चीज के बारे में भी फील हो रहा है कि यार इंडिया कहाँ का कहाँ पहुंच रहा है और वी आर स्टिल एट दैट पॉइंट कि कुछ भी नहीं हो रहा। तो चलिए गाइस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले गाइस अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से जल्दी चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और 14 जुलाई 2023 इस डेट को मार्क कर लो क्योंकि इसी दिन दोपहर के 2:35 PM को इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है। और इस बार इंटरेस्टिंगली उनका मेन गोल ही सॉफ्ट लैंडिंग करना होने वाला है, जो चंद्रयान 2 के वक्त उन्होंने कोशिश किया था मगर मिशन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। सिंपली स्पीकिंग इस करंट मिशन पर वो ऐसे कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा जिससे उसके लैंडर को कोई डैमेज ना हो। और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है और चंद्रयान 3 लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाती है, तो भारत वो पहला देश बन सकता है जो उस डेटा से पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा पाएगा। सो अब सवाल ये आता है कि ये सब चंद्रयान 3 आखिर कैसे करेगा, उसके पास ऐसे कौन से सेंसर्स लगे हुए हैं और ये सेंसर्स मिशन के के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। वेल, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि चंद्रयान 3 का ये मिशन सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि इक्वली चैलेंजिंग भी होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज्यादा मुश्किल है। एंड यस, वही मार्स जिस पर मून के कंपैरिजन में 33 टाइम्स ज्यादा क्रेटर्स है। नाउ वेट, लेट मी एक्सप्लेन। ग्रेविटी का प्रॉब्लम। जैसे आप देख सकते हो पूरे दुनिया में 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज है, उनमें से सिर्फ 11 कंट्रीज ने ही सक्सेसफुली मून मिशन किए हैं। बट सिर्फ 3 ही कंट्रीज ऐसे हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, जो अब तक लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। जबकि मार्स तो ज्यादा दूर है। उन पर जिन 5 कंट्रीज ने स्पेस मिशन किए हैं उनमें से 2 कंट्रीज ने सक्सेसफुली लैंड किया है, यानी कि मार्स पर लैंडिंग का सक्सेस रेट हो गया 40% और वहीं पर लूनर सरफेस पर 27%। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो, जहां पर एवरेज एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर पहुंचने के लिए 7 मंथ्स लगते हैं, वहीं पर मून पर स्पेसक्राफ्ट महज 3 दिन में पहुंच जाता है। सो अगर गलती से भी मून पर जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट का पैथ किसी भी रीजन से डिफ्लेक्ट होता है तो इतने कम समय में उसे मैन्यूवर करना यानी कि कंट्रोल करना और उसके पैथ को करेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम कम है, डिस्टेंस कम है, डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है। और इससे भी ज्यादा दिक्कत तब आती है जब स्पेसक्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम में लैंड नहीं कराया जाता। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट के स्पीड के बेसिस पर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग का टाइम एस्टिमेट किया जाता है। मतलब सपोज अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 20,000 किलोमीटर/आवर है तो उसे मून पर लैंड करने के लिए सिर्फ 15 से 30 मिनट का विंडो मिलता है, अदरवाइज उस स्पेसक्राफ्ट का खेल खत्म। यानी कि स्पेसक्राफ्ट का पाथ चेंज करो या ना करो, वो क्रैश होने ही वाला है। ऊपर से सिर्फ यहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग की मुसीबत खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर सपोज इस टाइम फ्रेम में टचडाउन स्टार्ट भी कर दिया, बाकी चीजें हैं जो कि लैंडर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जैसे कि उस लैंडिंग साइट का लोकल एटमॉस्फेयर। देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्स पर एटमॉस्फेयर है जो कि फ्रिक्शन पैदा करके लैंडर की स्पीड स्लो कर देता है, और इसीलिए मार्स पर लैंडिंग के लिए थ्रस्टर के साथ साथ पैराशूट्स भी यूज किए जा सकते हैं। पर मून पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से पूरा का पूरा लोड थ्रस्टर्स पर आ जाता है, और यही थ्रस्टर्स लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर्स जैसे ही लूनर सरफेस पर लैंड करने की कोशिश करते हैं, उनसे मून की लूज सॉइल का उड़कर डेलिकेट सेंसर्स में एंटर होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि मिशन पर पानी फेर सकता है। अब इन दिक्कतों के ऊपर
पिछले बार चंद्रयान 2 को लैंड जहां पर कराना था वो एरिया था मून का साउथ पोल। अब मून के साउथ पोल पर ना स्पेसिफिकली पूरे मून के कंपैरिजन में ज्यादा क्रेटर्स, वैलीज और माउंटेन्स हैं। सो लैंडिंग के लिए एक स्वीट स्पॉट टारगेट करना और फिर एक्यूरेटली उसी स्वीट स्पॉट पर लैंडर को अर्थ से कंट्रोल करके लैंड कराना, ये अपने आप में ही एक काफी डिफिकल्ट काम है। इसके अलावा मून के साउथ पोल पर लैंड करते वक्त टेम्परेचर ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि मून को अपने एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए लगभग 28 डेज लगते हैं, जिससे 2 हफ्तों तक सन को फेस किए हुए साइड का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहीं पर दूसरे साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और साउथ पोल, साउथ पोल इन दोनों रीजन्स का जंक्शन है। अब अगर गलती से भी लैंडर साउथ पोल पर अचानक से लैंड हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है, और अगर थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो लैंडर की हालत बिल्कुल इस ग्लास की तरह हो जाएगी। इसमें जैसे आप देख सकते हो, गर्म पानी डालते ही ग्लास चटक गया, बस वैसे ही लैंडर के पुर्जे भी आसानी से टूट जाएंगे। बट चलो अब इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए लेट्स से इसरो लूनर साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड भी कराता है, फिर भी उसके साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा तो रहता ही है। तो देखो, आपको शायद पता नहीं होगा पर चांद के सदर्न पोल पर ऑलमोस्ट 24/7 अंधेरा ही रहता है। जब दिन भी होता है तो सिर्फ होराइजन पर ही सन दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्रेटर्स और माउंटेन्स के पीछे छुपे कुछ एरियाज ने तो मून के फॉर्मेशन से लेकर अब तक सन देखा ही नहीं है। अब ऐसे में लैंडर के सोलर पैनल्स कैसे काम करेंगे? बस इन्हीं सब रीजंस, यानी कि लैंडिंग साइट डिटेक्ट करने के लिए इनफ समय ना मिलना, डस्ट से सेंसर्स खराब होना, लूनर साउथ पोल के हार्श टेम्परेचर और सरफेस की मार और कम्युनिकेशन इश्यूज, इनकी वजह से कई बार लूनर सॉफ्ट लैंडिंग्स फेल हो जाते हैं। अब चंद्रयान 3 में इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इसरो ने एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है कि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ना के बराबर है। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए लकीली एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहां ना क्रेटर्स और माउंटेन से भरा अनइवन सरफेस है और ना ही ड्रास्टिकली अनइवन टेम्परेचर्स। ऑल्सो जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होगा तब वो सबसे पहले 5 बार अर्थ के चक्कर काटते हुए अपना ऑर्बिट रेस करेगा, सो दैट वो एक ऑप्टिमल स्पीड तक पहुंच जाए। इससे होगा ये कि वो मून की तरफ किसी स्लिंग शॉट की तरह उड़ जाएगा, जिससे चंद्रयान 3 मिशन के इनिशियल फेज में ज्यादा फ्यूल यूज नहीं होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद जब लैंडिंग का समय आएगा तब भी इसरो ने एक यूनिक प्लान सोचा हुआ है। इसरो ट्रेडिशनल तरीके से डायरेक्टली लूनर सरफेस पर लैंड नहीं करवाएगा, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, इससे थ्रस्टर्स बहुत ज्यादा धूल उड़ा सकते हैं और उससे सेंसर्स खराब हो सकते हैं। सो इंस्टेड चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को लैंडिंग से पहले ड्रास्टिकली घटाने और साथ ही लैंडिंग साइट को एक बार फिर से प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करने के लिए मून के अराउंड ऑर्बिट रिड्यूसिंग चक्कर काटेगा। यानी ऑल इन ऑल सिर्फ इन 2 स्टेप्स, यानी कि ऑर्बिटल मैन्यूवर्स और परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट से चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग फेलियर्स के पहले 3 रीजंस को टैकल कर सकेगा। इसके बाद रही बात 4th रीजन की, विच इज कम्युनिकेशन इश्यूज, तो उसके लिए चंद्रयान 3 चांद की सतह पर जांच अपने रोवर से करने वाला है, अपने लैंडर से नहीं। और इंस्टेड वो अपने लैंडर को धूप में खड़ा रखकर उससे रोवर और पृथ्वी के बीच सिग्नल्स रिले करवाने वाला है। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए आइए सबसे पहले चंद्रयान 3 के आर्किटेक्चर को समझते हैं। देखो, अगर हम चंद्रयान 3 और उसके प्रीडिसेसर चंद्रयान 2 के आर्किटेक्चर को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि इसके डिजाइन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 2 मॉड्यूल्स है, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल, जिनका एवरेज वेट एक टाटा हैरियर या ऐसी किसी एसयूवी जितना है और कुल मिला के पूरे स्पेसक्राफ्ट का वेट कुछ 3900 किलोज है, यानी कि एक हाथी जितना। बस सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें ऑर्बिटर नहीं है जो मून को रिवॉल्व करके स्कैन करे, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हमारे लिए ये टास्क ऑलरेडी कर रहा है और इसीलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस ही किए गए हैं। और यही वजह है कि फाइनली चंद्रयान 3 कोविड वगैरह जैसे क्राइसिस और उससे हुए ग्लोबल शटडाउन के बावजूद भी महज 4 सालों में लॉन्च के लिए पूरी तरीके से तैयार हो पाया। अब एक बार सक्सेसफुली ये चांद पर लैंड हो गया तो उसके बाद लैंडर में से रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा, जो तुरंत लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिब्स से मून के सॉइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट कर देगा। इससे उन केमिकल्स में से अलग अलग वेव्स लाइक अल्फा एंड एक्स रेज निकलेंगे, जिन्हें रोवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर फिर डिटेक्ट करके एनालाइज करेगा, ताकि मून के साउथ पोल पर सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है ये पता किया जा सके। इसके अलावा साइमल्टेनियसली लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से ही मून पर एटमॉस्फेयर कितना थिन है ये पता लगा पाएगा और इतना थिन क्यों है इन मिस्ट्रीज को भी डिकोड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मून पर ना के बराबर एटमॉस्फेयर है।
पहले तो लोगों को लगता था कि मून में एटमॉस्फेयर है ही नहीं, लेकिन रीसेंट स्टडी में मालूम पड़ा कि मून के 10 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक एक बहुत ही थिन आयनोस्फीयर या सिंपली चार्ज पार्टिकल से भरा एक हल्का सा एटमॉस्फेयर का लेयर है, और जिसके एग्जिस्ट करने का एक्यूरेट रीजन अब तक किसी को नहीं मालूम। तो चंद्रयान 3 का लैंडर बेसिकली अपने रैम्भा और चैस्ट इन सेंसर्स की मदद से मून के आयनोस्फीयर के हीट कंडक्शन प्रॉपर्टीज और तापमान के बारे में हमें प्रिसाइज डेटा देगा। इसके अलावा मून पर अर्थक्वेक्स डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी यानी इल्सा डिटेक्टर फिट किया गया है, और लैंगमुइर प्रोब यानी एलपी भी लगाया गया है, जो सन से आती हुई प्लाज्मा वेव्स को डिटेक्ट कर पाएगा। यानी इन शॉर्ट मून का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से सूरज के पावरफुल रेडिएशंस का नतीजा है या फिर चांद के केमिकल कंपोनेंट्स का। इसका एक एग्जैक्ट आंसर हमारा चंद्रयान 3 पता लगा सकता है। लेकिन ये तो हुई सिर्फ लैंडर और रोवर की बात। इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को भी 2-in-1 के जैसे इस्तेमाल किया है। फर्स्टली उन्होंने इस पर स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है, जो अर्थ की तरह हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को भी डिटेक्ट करके उनके केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी कर सकता है। देन डिटैच होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जहां वो लूनर साउथ पोल पर भी मैसेजेस और डेटा इंटरप्शन ना हो, इसीलिए रोवर और लैंडर से आए इंपॉर्टेंट डेटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो के इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क के एंटेना की ओर रिले करेगा। अब ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे हमें किसी और देश के रिले सैटेलाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा डेटा भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि पहले ऐसे बहुत बार हो चुका है, इसरो से आया डेटा दूसरे कंट्रीज चुरा पाए थे। अब अगर देखा जाए ना, तो ये हमारे मैन्ड मिशन का एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर आज हम लैंडर को मून के साउथ पोल के डिफिकल्ट टेरेन पर लैंड करा सके, तो डेफिनेटली गगनयान मिशन के तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भी सेफली आउटर स्पेस में भेजा जा सकता है। इस मिशन से हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा। बट खैर, गगनयान मिशन के लिए अभी टाइम है। फिलहाल इतना समझ लो कि चंद्रयान 3 का मिशन अगर सक्सेसफुल होता है, तो उससे भारत पहला वो देश बन सकता है जो पृथ्वी के क्रिएशन और एवोल्यूशन से जुड़ी थियरी को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता है, क्योंकि साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग मून के साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए ये देखा गया है कि वहां आइस के फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा है, और वहां के क्रेटर्स के अंधेरे कोनों में जमा हुआ पानी तो चांद और पृथ्वी जब पैदा हुए थे तब से ही वहां पर मौजूद है। साथ ही रिसेंटली ये भी देखा गया है कि मून पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड एनोमलीज भी है। वहां भी अर्थ की तरह एक अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है। अब मोस्टली ऐसा तब होता है जब किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सट्रीमली हॉट मोल्टन कोर हो। मतलब अगर हम इस अनइवन मैग्नेटिक फील्ड के कॉज का पता लगा पाए, तो हम भी ये समझ सकते हैं कि क्या चांद ओरिजिनली हमारी पृथ्वी से ही टूटकर बना था, जैसे कि थिया की अर्थ से टकराने की पॉपुलर थियरी कहती है। ऑल इन ऑल, अगर चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद पानी और वहां की मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों चीजों की डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल पाया, तो उससे पृथ्वी के इतिहास की कई पहेलियां सुलझ जा सकती है। और सबसे मजेदार बात यह होगी कि हमारा देश इसे सुलझाने वालों में से सबसे पहला देश होगा। बस फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहां पर यही है कि हम हमेशा की तरह इसमें लेट ना हो जाए, क्योंकि जैसे आप वेल डन, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया एंड चंद्रयान 3। और बहुत ही अच्छी बात है यार, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सियासत मतलब वही एक प्ले किया जा रहा है बच्चों की तरह, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया तो चांद पे पहुंच गई है। तो इंडिया वालों ने बहुत अच्छी ये बात की कि उन्होंने चंद्रयान 3 जो है अब लॉन्च कर दिया है, और वो जा भी चुका है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक के वो मतलब सेफली लैंड हो जाए, और क्या उसे कहते हैं, इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा और अच्छे से चीज़ों को डेवलप किया गया है कि सेफ और जिसे कहते हैं स्टेबल किस्म की वहाँ पर जो है वो लैंडिंग हो जाए, और जो है वो इंडिया नंबर 1 बन जाए, कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज को जो है वो जो चांद से रिलेटेड है, काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन वगैरह चलते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी अगर चंद्रयान 3 जो है वो बिल्कुल सेफली वहाँ पर लैंड कर जाता है। तो बहुत अच्छी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस वीडियो से हम लोगों को मिलती है, और मैं तो एक सिंगल वर्ड नहीं थी बोल पा रही, क्योंकि मैं कोई भी वर्ड जो है वो स्किप नहीं थी करना चाह रही, क्योंकि इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चल रहा था। बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, बहुत ही अच्छी थी। तो गाइस, आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के। बाय बाय।